नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत ने क्या कहा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेक्टर 18 का प्रेस भवन अब क्या बनेगा और साथ ही चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। अब आपको बताते हैं विस्तार के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि राकेश टिकैत किसानी नेता चंडीगढ़ में पहुंचे हुए थे। रैली को संबोधित करने से पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र में इस समय मोदी नहीं बल्कि कंपनियों की सरकार चल रही है। कंपनियों द्वारा मोदी सरकार को दबाव बनाया जाता है, उसी नी के दबाव में निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि मोदी सरकार चाहे कुछ भी कर ले, आखिरकार उन्हें किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत हल्ला बोल रैली के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। पहली बार इस तरह की रैली करने आए टिकैत रैली के मंच पर हैं। इससे पहले उन्होंने दोपहर करीब 1 बजे रैली से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसान आंदोलन एक वैचारिक क्रांति है और यह क्रांति ऐसे ही दबने वाली नहीं है। मोदी सरकार को कंपनियां चलाती हैं, इसलिए 9 महीने बीत जाने के बावजूद आज भी किसानों से कोई बात करने को तैयार नहीं है। रेलवे, स्टेडियम इत्यादि को बेचा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। अपनी बात में सरकार को तालिबानी करार देते हुए राकेश टिकैत ने गन्ने का रेट 5 पैसे प्रति किलो बढ़ाए जाने को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से फसल को दोगुना रेट पर बेचेंगे। इसके साथ उन्होंने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाले किसान महापंचायत के बारे में भी जानकारी साझा की। दूसरी ओर गुरनाम सिंह चडूनी के चुनाव लड़ने वाले बयान पर टिकैत ने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। यह आंदोलन खाली 3 कानून का नहीं रहा, अब देश बचाने का आंदोलन है। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और किसान संयुक्त मोर्चा और समस्त संगठन इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस आंदोलन के नेता इस देश का किसान, मजदूर, महिलाएं, भूमिहीन किसान सब इस आंदोलन के लीडर हैं। ये एक वैचारिक क्रांति है और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आती है तो परिवर्तन करती है। यह आंदोलन जब तक चलेगा जब तक गोदामों के ताले नहीं खुलेंगे, ये अनाज गोदामों में बंद नहीं होने देंगे, गरीब की रोटी तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। होटल के बाहर लेटा हुआ भूखा आदमी अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो ये नहीं कह सकती सरकार के इसको भूख नहीं लग रही। भूख उसको है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं है। रोटी बाजार की वस्तु ना बने, रोटी जरूरत की वस्तु बने। यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक सरकारें इन सब मुद्दों पे बातचीत करके समाधान नहीं करेगी। नहीं, कोई नहीं इलेक्शन लड़ रहा, ना संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला है कि इलेक्शन लड़े, वो नहीं है। अभी तो किसानी आंदोलन है। अभी क्या कोई चुनाव है? चुनाव को जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी चुनाव की घोषणा होगी क्या अभी? तो ये जो संस्थाएं बिखरी है और जो ये सरकार कहती है कि हम इनको लीज पे दे रहे हैं, क्या देश आजादी के बाद में कोई और सरकारें आई नहीं कि इस पूरे देश को लीज पे दे देती? क्या पार्लियामेंट भी लीज पे जाएगा क्या? भाई पार्लियामेंट भी अगर लीज पे जाना हो तो भाई उसको भी दे दो। पहले पार्लियामेंट को लीज पे देने की शुरुआत करो। अरे चलो बढ़ाया, किसी ने अगर रेट बढ़ाया, कंपटीशन तो हो। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में तो बढ़ा ही नहीं भाई। जिसने ये भी उससे बड़ा चेहरा बने ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूरा देश उससे बड़ा चेहरा बने। पंजाब ने बढ़ाया तो इससे ज्यादा बढ़ावे में हमने उत्तर प्रदेश को कहा कि वहां पे उत्तर प्रदेश में भी रेट बढ़े। उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, 175 रुपए आस पावर। पंजाब में फिर ये, हरियाणा में 35 रुपया है, उत्तर प्रदेश में 175 है। ये तो कंपटीशन है मुख्यमंत्री का। टाइम आ गया है कि इनको कंपटीशन में काम करने चाहिए। किसान का चेहरा बने, जिसको जनता वोट देगी दे लेगी। आपने कहा ये सरकार तालिबान, सरकारी तालिबान क्यों? हमको एक खालिस्तान नहीं है। हम अगर हम खालिस्तान नहीं है तो ये सरकारी तालिबान नहीं है भाई। बंदूक के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, हमारा तो सत्ता का है, जो सत्ता में रहेगा और वो ठीक काम नहीं करेगा। अपने किसान के चेहरे बनाओ। जो मुख्यमंत्री बन गया, जिसकी सरकार बनेगी, आप किसानों के लिए, गांव के लिए काम करो। जो वोट देगी जनता दे लेगी, जहां देगी। धान में के साथ में वोट मांग रहे थे, हमने तो वे पकड़े, चोरी कर रहे थे। अगर चोरी करता है कोई पकड़ लिया और उसको चोर कह दिया, कोई गलत कह दिया, अरे यूपी में भाई इनका इलाज करेंगे। इसका इलाज है, सरकार का इलाज है गांव में इनको इलाज करेंगे इनका।
इनका कोर्स होगा 3 साल का, इनके है दिमाग की बुखार, 3 साल में ये ठीक हो जाएंगे। और हमारा इलाज है पार्लियामेंट में और विधानसभा में, हमारा इलाज वहां पर होता है, किसान का इलाज, हम अपना इलाज वहां पर करवाएंगे, हमें जाने नहीं देते। ये गांव में जा रहे, हमने इनके खुली छूट कर दी, आप गांव में आओ। प्रधानमंत्री का जो प्रचार उनका था, आप भी करो हम भी कर रहे, क्या दिक्कत है भाई? सबके सामने प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, हम भी कह रहे, ये भी कहे, प्रचार कर रहे, ये भी, हम तो नहीं कहीं उसका कर रहे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री हमारा है, हम भी कह रहे कि प्रधानमंत्री तुम्हारा है, करो प्रचार, हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी वो दुगने रेट पर बिकेगी। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बना है प्रेस भवन। कांच लगा हुआ शीशों की यह बिल्डिंग काफी मशहूर रही है और अब इस बिल्डिंग में बनेगा एयरफोर्स म्यूजियम, जिसके लिए MOU साइन हुआ है। यह MOU साइन किया है प्रशासक VP सिंह बदनौर और एयरफोर्स के आला अधिकारियों। इसके तहत यहाँ पर एयरफोर्स की वीर गाथाओं को प्रदर्शित करता हुआ म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करना भी रहेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित गवर्नमेंट प्रेस में एयरफोर्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। यूटी प्रशासन के प्रस्ताव पर एयरफोर्स पहले ही मंजूरी दे चुका है। अब यूटी प्रशासन और एयरफोर्स के बीच शुक्रवार को MOU साइन हो गया। यह MOU प्रशासक VP सिंह बदनौर की मौजूदगी में गवर्नमेंट प्रेस बिल्डिंग में हुआ। MOU के बाद एयरफोर्स म्यूजियम बनाने का काम शुरू हो जाएगा। यह म्यूजियम एयरफोर्स की वीर गाथाओं पर केंद्रित होगा। साथ ही यहाँ एयरफोर्स के जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट मॉडल के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। इस म्यूजियम को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के गांव अकुलम में बनाए गए म्यूजियम की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट प्रेस में भी एयरफोर्स ही यह म्यूजियम बनाएगी। इस म्यूजियम में साहस की गाथा तो गर्व से सीना चौड़ा करेगी। साथ ही वायुसेना के फाइटर प्लेन में बैठने का अनुभव भी मिल सकेगा। म्यूजियम में एयरफोर्स के प्लेन के मॉडल और हथियार भी प्रदर्शित किए जाएंगे। Our youth, particularly of this region, would join the forces and be the sword arm of India. This building itself has a great history, as Athens is claimed to be one of the first glass buildings and has a heritage importance in the era that Le Corbusier designed and was an architect of this city. To have an Air Force Heritage Center in such a building and also in Chandigarh, we are giving importance to all the veterans who have made Chandigarh their home. Must mention that we have more than 200 Major Generals, Lieutenant Generals and equivalent services. I would especially like to mention the names of the Chief of the Army Staff, General Vikram Singh, General V.P. Malik, Air Chief Marshal Birinder Singh Dhanoa, and Admiral Sunil Lamba, who have made our Tri-City their home. In the end, let me all welcome you and be a part of this MOU that is going to be signed just now. इस म्यूजियम का उद्देश्य केवल इंटरटेनमेंट करना नहीं होगा, बल्कि यह एयरफोर्स की ताकत, कार्य और इसे ज्वाइन करने के बारे में जानकारी देने का भी काम करेगी। युवाओं का रुझान एयरफोर्स के प्रति बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से इसे बनाया जाएगा। बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी। एयरफोर्स के विभिन्न ऑपरेशन और बारीकियों से यहाँ पर अवगत भी करवाया जाएगा। गवर्नर पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूपी चंडीगढ़ श्री VP सिंह बदनौर, senior officers of the UP Chandigarh present here on the dais, and all those present here to witness this momentous occasion. I would like on the outset, on behalf of the entire Indian Air Force, place my sincere gratitude to the Honorable Governor for having facilitated this magnificent gesture of converting this heritage building into an Air Force Heritage Museum. We are all aware of how the youth of the nation always looks up to the Indian Air Force, and this museum with all the artifacts narrating the history of the Indian Air Force,
narrating the history of aviation in general, along with some audio-visual aids, simulators, and a little hands-on experience to the visitors will definitely motivate the youth of the nation to seek a career in this fantastic service of ours. We are very grateful to the Governor for having conjured up this idea. This building could very well have been used for many commercial purposes or for any other museums, but the very fact that he chose to make it into an Air Force museum, an Air Force Heritage Museum, we are really grateful for this. We are really actually honored by this gesture. Let me assure you that we will stop at no end to ensure that this becomes one of the most visited sites in the City Beautiful. While it may take time to move certain big artifacts here into this hall, we will spare no effort in starting the work in full earnest at the earliest, and with the help of the UT of Chandigarh, we hope to get this museum up and running in the shortest possible time. And the day it happens, we would really love the presence of the Honorable Governor to come and inaugurate the museum in its final form. So ladies and gentlemen, once again, without taking up much of the time, I would also take this opportunity to apologize for the very short notice in which we had to come here and carry out this ceremony. Nevertheless, I'm sure it's an historic moment both for the Indian Air Force and the City Beautiful. And I can only wish great success to the UT of Chandigarh for running this museum here in the years to come and making it an icon of the City Beautiful. एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर यहाँ पे स्थापित होगा। ये देश में फर्स्ट होगा। इस एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में इंडियन एयरफोर्स की जो कामयाबी है, जो उनके ऑफिसर्स के जो हिस्ट्री है, जो इंडियन एयरफोर्स की अचीवमेंट्स है, उसको यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमारे देश के जो युवक है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट एरिया एंड सदर्न एरिया के जो युवक जिनकी नौकरी नहीं है या जो आना चाहते हैं एयरफोर्स में, जिन्हें पता नहीं है एयरफोर्स के बारे में, ये जो एक प्लेटफॉर्म बनेगा जिसके तहत आईएएफ इंडियन एयरफोर्स हमारे देश के नौजवानों को मोटिवेट करेगा और सहूलत भी करेंगे कि ये आप इंडियन एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्स ज्वाइन कर लें। मैं समझता हूँ अगर हमारे नौजवान अगर इस फोर्स में ज्वाइन करते हैं तो उनको ना कि नौकरी मिलेगी, बल्कि हमारा जो आर्म्ड फोर्स है उसकी शक्ति बढ़ेगी और शक्ति होने के साथ हर देश के, हर प्रांत के, हर राज्य के जब जवान यहाँ पे आएंगे तो एक सॉर्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन होगा, जिसके तहत एक यूनिटी का जो मैसेज होता है वो पूरे देश में कायम हो जाएगा। सर, इसको कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो इसका टारगेट क्या ये हमने ये एमओयू साइन किया है आज इंडियन एयरफोर्स के साथ, और ये क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है और जो एमओयू में साइन हुआ इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज आएंगे, डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट्स और एरो इंजन और सिमुलेटर, वो लाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो वहाँ से लाएंगे, यहाँ पे उसको डिसमेंटल करके फिर असेंबली करेंगे, तो 4-5 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। सर, टूरिस्ट के लिए भी ये खुलेगा? ये टूरिस्ट के लिए खुलेगा और मैं समझता हूँ चंडीगढ़ जो हमारा चंडीगढ़ सिटी है, अपना जो रॉक गार्डन है उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा आफ्टर रॉक गार्डन। द ग्रेट खली रिंग में नहीं, पीजीआई में पहुंचे हुए थे। यहाँ पर वह डॉक्टर से मिले और उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अंगदान करें और अंगदान करने को आगे हैं, क्योंकि अंगदान महान दान है, क्योंकि आपके शरीर के अंगों का कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, उनके अंधेरे जीवन में रोशनी आ सकती है। वीरवार को द ग्रेट खली चंडीगढ़ स्थित पीजीआई पहुंचे थे। पीजीआई पहुंचकर उन्होंने लोगों से अपील की कि वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अंगदान जरूर करें, क्योंकि अंगदान ही कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। वरना सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर से मिले, बल्कि डॉक्टरों के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भी अंगदान कर रहे हैं और लोगों से भी अपील की कि लोग भी इस महान कार्य में आगे आएं और अपने अंगदान करें।
ताकि जिन लोगों को अंगों की जरूरत है उनको यह अंग मिल सके और वह अपना नवा जीवन जी सके। मैं चाहूंगा कि भी आप अलग अलग दान करते हैं, लेकिन लाभ ने करना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है अंगदान। अंगदान सबसे पुण्य दान है और मैं भी कर रहा हूँ और आप भी करिए, और पता नहीं किसकी हम जान, किसी की एक लाइफ सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना अंगदान जरूर करिए। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस द्वारा सेक्टर 17 में धरना प्रदर्शन किया गया है। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि 70 सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा देश के लिए बहुत कुछ बनाया गया है, अब मोदी सरकार या केंद्र सरकार इन चीजों को पर बेचने पर तुली है, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया है। पंचकुला में हरियाणा मेडिकल काउंसिल द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष A.K. अनेजा ने बताया कि मेडिकल काउंसिल ने कार्रवाई करते हुए 2 अस्पताल के 4 डॉक्टर सस्पेंड किए हैं और गुड़गांव में एक डॉक्टर पर भी PNDT की उल्लंघन करने पर 5 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। विज्ञापन के जरिए गलत जानकारी देना 4 डॉक्टरों को भारी पड़ गया। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इस मामले को सख्त कदम उठाते हुए इन 4 डॉक्टरों को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है। यह 4 डॉक्टर अब 1 सप्ताह किसी मरीज का उपचार नहीं कर पाएंगे। IMC पंचकुला की ओर से 25 अगस्त को जारी पत्र में कहा गया था कि डॉक्टर SN मणिकंद, डॉक्टर सरनाय मणिकंद व डॉक्टर मुकेश यादव की शिकायत डॉक्टर करण सिंह पुनिया, डॉक्टर अभय कुमार, डॉक्टर अश्विनी कुमार और डॉक्टर सुप्रतीक्ष यादव की ओर से की गई थी। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष A.K. अनेजा ने बताया कि इसके अलावा गुड़गांव के एक डॉक्टर राजीव भाटिया पर PNDT की उल्लंघन न करने के लिए कार्रवाई करते हुए उन्हें 5 साल के लिए सस्पेंड किया गया है और यह मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि वह दोबारा से हरियाणा के डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वह अपने एथिक्स की पालना करते हुए अपना कार्य करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्टरों की लापरवाही के खिलाफ हरियाणा मेडिकल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है। आज की इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हम एक मैसेज हरियाणा के सभी डॉक्टर्स को बड़े पोलाइटली एंड रिक्वेस्टफुली देना चाहते हैं कि जो हमारे मेडिकल एथिक्स हैं कृपया उनको फॉलो किया जाए। कोई भी एथिक्स अगर आप उसमें ब्रीच करते हैं तो वो मिसकंडक्ट ऑफ द एथिक्स आ जाएगा। जैसे आज मैंने बताया कि 4 डॉक्टर्स ने जो ब्रीच किया था, कि मिसकंडक्ट ऑफ एथिक्स किया था, कि अपनी फ़ोटो के साथ पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी, वो एथिक्स के खिलाफ है। इसलिए हमने उनको 7 दिन का सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया है और उनका रजिस्ट्रेशन के 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह से एक डॉक्टर गुड़गांव के डॉक्टर राजीव भाटिया, जिनके खिलाफ वहाँ के सिविल सर्जन कमेटी ने केस दर्ज करवाया था कि वो PNDT एक्ट को तोड़ते हुए पकड़े गए थे, तो उनका हमने सस्पेंशन 5 साल के लिए कर दिया है कि वो 5 साल के लिए बिल्कुल उनका लाइसेंस सस्पेंड है। और ये केस चूँकि सब जुडिस है, इसलिए हम कोर्ट के वर्डिक्ट की वेट करेंगे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। इसलिए मैं सभी हरियाणा के डॉक्टर से बड़े रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली उनको निवेदन करता हूँ कि कृपया एथिक्स को फॉलो करें। हर डॉक्टर एथिक्स के जानता है। हमने एक बार पहले भी एथिक्स को सभी हरियाणा के डॉक्टर्स को वाइडली भेजा था और हम 1 या 2 दिन में ही एक बार द्वारा नेशनल पेपर्स में इसको एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं, ताकि उसको डॉक्टर्स भी पढ़ लें और एक आम पब्लिक को भी पता लग जाए कि डॉक्टर्स के एथिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष A.K. अनेजा ने कहा है कि जो भी PNDT की उल्लंघना करेगा उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी और इसके तहत कई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की भी गई है और भविष्य में भी यह क्रम जारी रह सकता है। 70 साल में देश में जो कुछ भी बनाया है या कमाया है वह सभी कुछ मोदी सरकार बेचने पर लगी है, यह कहना है यूथ कांग्रेस का। भारतीय रेलवे हो उसे बेच दिया गया, एयरपोर्ट बेच दिए गए, MTNL और BSNL तक बेच दी गई। मोदी सरकार देश का सब कुछ बेचना चाहती है। यूथ कांग्रेस का कहना है कि उन्हें तो डर लगता है कि किसी तरीके से भारतीय नागरिक को ही ना बेच दे। इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने सेक्टर 17 प्लाजा में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुबाना कर रहे थे और हाल ही में चंडीगढ़ में होने जा रहे चंडीगढ़ में बिजली विभाग के प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिससे करोड़ों का रेवेन्यू मिलता था, लेकिन बावजूद इसके यह मोदी सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है।
अगर ऐसा ही सब कुछ बिकता रहा तो देश की पूंजी खत्म हो जाएगी। वह पूंजी जो पिछले 70 सालों में जोड़ी गई थी, इसका यूथ कांग्रेस विरोध करती है और मोदी सरकार जागो और देशवासियों की पूंजी को मत बेचो, ऐसा ऐलान भी करती है। और मोदी सरकार को जगाने के लिए ही यह प्रदर्शन किया गया है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ LIC ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ BSNL ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। 400 स्टेशन, 150 ट्रेना बेचती एक गरीब आम आदमी, एक आम नागरिक एक स्टेट तो दूजी स्टेट ट्रेन 'ਚ ही सफ़र कर सकता है। मोदी जी तुहाडे वांग पैसे नहीं है लोगों को कि बाय एयर जान या किस तरीके नाल जान। जे तुसीं ट्रेनां भी प्राइवेट करतियां तो असीं कित्थे जावांगे। अज देश का युवा बेरोज़गार है तो देश का युवा सड़कों पर आ चुका है। तो साडे भरा ये सारे किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, कोई कितों पढ़िया होया, कोई कितों पढ़िया होया, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। किसी का धरना लाने को मन नहीं करता, पर सारे दिलों दुखी हैं कि असीं ये लड़ाई चंडीगढ़ के कल्ले कल्ले कोने च कल्ले कल्ले नागरिक नूं जाके दसांगे कि ये सारा देश किते सानू मोदी सरकार सानू ना थोड़े दिनों च बेच दे। जिन्ने भी गवर्नमेंट दी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब नूं प्राइवेट कर किया जा रहा है। रेलवेज हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए ने, MTNL हो गई, BSNL हो गई, तो ये तो देश की गल हो गई। साडे चंडीगढ़ दे विच हाउसिंग बोर्ड भी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिथे 1-1 करोड़ के फ्लैट दे रहे हैं। तो हाउसिंग बोर्ड इसलिए बनया सी कि एक आम आदमी घर ले सके, सस्ते मकान ले सके। तो अज रोज़गार तो लोगों को मिल नहीं रहा, तो मकान किद्दां बाय कर लेंगे, मकान किद्दां ले लेंगे। तो हाउसिंग बोर्ड तो एक पहला लोग है प्रॉपर्टी डीलर का अड्डा बन गई है। प्रॉपर्टी डीलर महंगे भाव च उन्होंने बेच रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर हाउसिंग बोर्ड चल रहा है। सरकार ने देश में चीज़ें बनाई थी, मोदी सरकार उनको एक एक करके बेच रही है। चाहे वो सरकारी कंपनी हो, BSNL हो, LIC हो, BPCL हो, मोदी सरकार इनको प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? इनका मोदी सरकार को 7 साल हो गए हैं। इन 7 साल में मोदी सरकार ने देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा और कोई काम नहीं किया। बेरोज़गारी कम नहीं हुई। कोरोना महामारी पे सरकार की विफलता सबके सामने है। अब सरकार महंगाई कम नहीं हुई, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। अब सरकार क्या चाहती है? जो 70 साल से सरकारी कंपनियां चल रही थी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि मोदी सरकार उनको बेचने पे, प्राइवेटाइजेशन करने पर आ गई? बिजली विभाग हो चाहे चंडीगढ़ में, उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्यों? ऐसी क्या नौबत आ गई है? नहीं, मोदी सरकार का कहना है कि यदि प्राइवेटाइजेशन हाथों में जाएगी तो सर्विस बढ़िया मिलेगी। 70 साल से सर्विस बढ़िया नहीं थी। 70 साल से वो कंपनियां अपना काम नहीं कर रही थी सही ढंग से। ये कि पिछले 7 साल से ही जो विकास हुआ है, जो अच्छी बातें हुई हैं, वो सिर्फ 7 साल से ही हुई हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हमें तो ये डर है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार देश के नागरिकों को ना बेच दे। बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं जी। इन्होंने सारा चंडीगढ़ प्राइवेट सैक्टर बना दिता जी। इत्थे तक इन्होंने किसान भी बेचण नूं करते जी। किसान 8 महीने हो गए धरने ते ही बैठे हैं जी। तालीबान की इन्होंने फिक्र है जी। इंडिया च की हो रहा है इन्होंने कोई फर्क नहीं पै रहा जी। शर्म आनी चाहिए है जी मोदी सरकार को। कई कर्मचारी संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, सड़कों पर उतरे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में अब पंचायत सचिवों का धरना प्रदर्शन भी जुड़ गया है। सचिवों ने पेन डाउन हड़ताल की है और उन्होंने कहा है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अपनी मांगों को लेकर जहां अलग अलग कर्मचारी संगठनों की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अब पंचायत सचिव भी वेतन को रेगुलर करने की मांग को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। पंचायत सचिवों की स्ट्राइक के चलते दफ्तर का कामकाज तो प्रभावित हो रहा है, बल्कि गांवों के विकास कार्य भी रुक गए हैं। खरड़ BDPO दफ्तर के बाहर पेन डाउन हड़ताल स्ट्राइक पर बैठे पंचायत सचिवों ने शुक्रवार को पंचायत यूनियन के साथ गांवों के पंचों सरपंचों ने उनके समर्थन में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और सरकार से सुनवाई करने की मांग की। पंचायत सचिव निर्मल सिंह ने बताया कि 22 जुलाई से स्ट्राइक पर हैं। रेगुलर वेतन जारी करने की और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने समेत अन्य मांगे मनवाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। गांव बल्लोमाजरा के सरपंच जस्सी बल्लोमाजरा और मदन हेगड़ी ने सरपंच जसविंदर सिंह ने कहा कि बेशक कांग्रेस के सरपंच है, लेकिन हड़ताल के कारण गांवों का विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। काम ना होने के चलते लोगों में सरकार के प्रति रोष है।
आगे विधानसभा चुनाव है, ऐसे में घर घर जाकर वोट मांगनी है। यदि किसी का काम नहीं हुआ तो वोट कैसे मांगेंगे? इसलिए कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करनी है तो मांगों को मानना ही पड़ेगा। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आप भी यदि अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि रोशन भव में आपको देखने को मिलेगा सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानियाँ, धार्मिक कथाएं और बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।